मैं समझता हूं यह इन चीजों को नेशनल टीवी पे आके डिफेंड करने के बजाय या उसे डेमोक्रेटाइजेशन करने के या हम इसे चर्चा करने के बजाय उसके समाधान ढूंढने चाहिए कि आखिर ऐसी उपद्रव की स्थिति भाजपा में क्यों आ गई है। क्या यही अल्टरनेटिव है कांग्रेस का? क्या इसी स्वरूप को लेकर ये देश की जनता को कह रहे हैं कि मैं एक बेहतर विकल्प हो सकता हूं? ये जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, मैं इन्हें स्पष्ट कर दूं, इस देश से कांग्रेस को मुक्त नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस इस देश के नस-नस में शामिल है और इनफैक्ट कांग्रेस मुक्त भारत के नारा देने के पहले इनका जो मेन मुद्दा है, ये बीजेपी को बुजुर्ग मुक्त करना चाहते हैं, ब्राह्मण मुक्त करना चाहते हैं। इनके जो आचरण है उस हिसाब से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी विद्वेष की राजनीति करना चाह रही है। प्रेम जी एक सेकंड, मैं इसको देखो, बुजुर्ग मुक्त कैसे होते हैं ये आपको कांग्रेस से ही पूछना पड़ेगा। जी बताइए। से उन्होंने सीताराम केसरी जी को चारों लोग ने उठा के उन्हें बाहर फेंका था, किस प्रकार से नरसिम्हा राव जी के अंतिम अवशेष को भी कांग्रेस के दफ्तर में रखने का मौका नहीं दिया गया था, अब किस प्रकार बुजुर्ग मनमोहन सिंह जी को खुद आके कहना पड़ा कि 2014 के बाद में अवेलेबल नहीं होगा। देखिए आप गलत व्याख्या कर रहे हैं, आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। सरदार पटेल से लेकर मनमोहन, एक सेकंड, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था, और सुनिए जब आप बोल रहे थे तो मैं बता रहा हूं आप गलत व्याख्या नहीं चलेगा। आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। अगर मैं शिष्टाचार हमने सीताराम केसरी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया करता हूं कि वो भी शिष्टाचार दिखाएं, और हमने नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया। प्रेम जी आप क्या बात कर रही है? उपेक्षा थी। हमने नरसिम्हा राव जी को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार। आपने जो किया नरसिम्हा राव जी आपके यहाँ जो सीताराम आज गन पॉइंट पर संजय जोशी को बीजेपी से निकलवा दिया आपके नेता ने। केशुभाई पटेल को अपमानित किया, सुषमा स्वराज को अपमानित किया, जसवंत सिंह जैसे सीनियर लीडर अपमानित हो रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी को अपमानित किया आपने, कलराज मिश्रा को अपमानित किया आपने। आप क्या बात कर रहे हैं? लाल कृष्ण आडवाणी को उनके आंसू पीने पड़ रहे हैं। ये कई बार उन्होंने रो रो के टीवी पे जनता को दिखाया है। तो भाजपा का जो ये चरित्र आज देश के सामने आया है, यह चरित्र ही साबित करता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बल्कि बीजेपी में भारी गड़बड़ी है। बीजेपी उपद्रवियों का एक संगठन बन गया है। ये जो आपके स्वरूप का हिस्सा बना है वो इस देश में एक राजनीतिक विकल्प नहीं हो सकता है। अपने खराबियों को ठीक करिए और पहले पार्टी को ठीक करिए। कांग्रेस का विकल्प बनने के पहले अपने पार्टी को ठीक करिए। जब तक आप अपनी पार्टी को ठीक नहीं करेंगे आप कांग्रेस के विकल्प नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस का विकल्प संस्कार से होता है, विचार से होता है, लक्षण जुत्ता करने से नहीं होगा। इस देश में, इस देश को समझिए, आपके नेता वाजपेयी जी संस्कारी थे, उनको लोगों ने स्वीकारा, लेकिन नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इतना उज्जवल नहीं है कि यह देश उन्हें स्वीकारेगा। प्रेम जी बौखलाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, मगर फ्रस्ट्रेशन में इतना कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए कौन फ्रस्ट्रेटेड है, कौन बौखलाया हुआ है, यहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, शायद वो इस बहस को सही दिशा और क्या कुछ उसका आकलन है वो कर सकते हैं। राहुल देव जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल देव जी, आप चर्चा में अब शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है आडवाणी जी की नाराजगी और नरेंद्र मोदी की राजनीति का, कि वो किस ढंग की राजनीति करते हैं उसको देखते हुए, तो आज की आडवाणी जी के इस रूठने मनाने की सेकेंड इनिंग थी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? पर्दे के भीतर क्या कुछ हुआ, आप किस तरह का उसका आकलन करते हैं? और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति का स्टाइल है कि वो अपने बराबर किसी को भी नहीं खड़े देना चाहते हैं। देखिए, मैं आडवाणी जी का बहुत आदर करता हूं, मैं समझता हूं हम सभी करते हैं, और वो देश के सबसे ज्यादा विचारवान, वरिष्ठ और गरिमावान नेताओं में से हैं। तो मुझे दूसरी बार दुख हुआ ये इस पूरे प्रकरण पर। मैं समझता हूं कि अगर मानना ही था अंत में तो उनको रूठना नहीं चाहिए था। तो ये दूसरी बार हुआ है उनके साथ। तो इससे ये बात हमें जाहिर होती है कि आडवाणी जी अभी पार्टी में शोभा की वस्तु बनने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि उनको अटल जी की तरह एक फ्रेम में मढ़ के लगा दिया जाए। वो सक्रिय बने रहना चाहते हैं, सक्रिय हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति और उनके वजूद को और उनके महत्व को बाकायदा स्वीकार किया जाए और उसका ध्यान रखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो कुछ हुआ इससे उनकी अपनी छवि में इजाफा नहीं हुआ। छवि कोई बहुत अच्छी नहीं बनी है, बीजेपी की तो नहीं ही बनी है। इससे यह दिखा कि बीजेपी भी अंततः उतनी संगठित एक तरीके से चलने वाली, एक नेता के पीछे इस समय चल रही ऐसी पार्टी नहीं है। उसके भीतर बहुत गहरी खाइयां हैं और उसके भीतर आडवाणी जी के स्तर के नेता भी लगभग विद्रोह की स्थिति में, अड़ने की स्थिति में आ सकता है। जसवंत सिंह का विद्रोह भी उसको वो दिखा रहा है। तो इस पूरे प्रकरण से इन दोनों की छवियों को बहुत नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि आडवाणी जी के अनुभव को और उनकी वरिष्ठता को देखते हुए मुझे लगता है कि इससे अगर वो बचते तो उनके अपने लिए अच्छा हो।
जी, और चलिए आडवाणी जी बचते तो अच्छा होता, लेकिन राहुल जी यहाँ पर एक धड़ा ये भी कह रहा है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जिस तरह से गुजरात में उनका स्टाइल रहा कि अपना सेकंड इन कमांड उन्होंने अपना कोई विकल्प नहीं पैदा होने दिया और वो अपने बराबर किसी को खड़े होते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए कि कर पहले बुजुर्गों को साइडलाइन कर रहे हैं और फिर आडवाणी से शिवराज और सुषमा का कद खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी है और खुद आडवाणी को भरोसा नहीं था कि वो गांधीनगर से जीत सकते हैं, उनको वो सहयोग देगा गुजरात का काडर। मोदी कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इस हद तक जाते, बावजूद इसके कि वो हो सकता है आडवाणी जी को पसंद ना करते हों, लेकिन उनका काडर भी पसंद ना करता हो, लेकिन ये मुझे संभव नहीं लगता कि गांधीनगर में आडवाणी जी के हारने की स्थिति आ सकती थी। वहां पर वो असहज होते जा रहे थे। पिछले चुनाव में भी उनका जो बहुमत था, जो मार्जिन था, वो उससे पिछले 2004 के चुनाव से आधा हो गया था, 2.5 लाख से 1 लाख के आसपास आ गया था। तो और वो वहां पे उनको लग रहा था कि माहौल और जमीन बदल गई है। नरेंद्र मोदी की अपनी शैली के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इस समय एक पूरे माहौल बीजेपी में ऐसा है जो जैसा पहले कभी रहा नहीं। बीजेपी एक नई बीजेपी इस समय सामने हमारे दिख रही है, जिसमें एक पूरी पीढ़ी को दरअसल दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है और आरएसएस को लग रहा है कि पहली बार, और उसको इतिहास का शायद सबसे बड़ा मौका मिल रहा है, और ऐसे में वो किसी भी तरह के बंटवारे को, डाइल्यूशन को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इसके नुकसान भी हैं, इसके फायदे भी। बिल्कुल। चलिए राहुल जी, हम आपके साथ लगातार आगे भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे। मुद्दा दूसरा हो जाएगा, संबित भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सौरभ आप और प्रेमचंद जी आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका शुक्रिया। और आगे अब से कुछ ही देर में हाजिर होते हैं एक और मुद्दे के साथ। मोदी किस तरह से आज जय किसान करते हुए नजर आए, वहीं राहुल ने जवानों को साधने की कोशिश की। अब से कुछ ही देर में।